नमस्कार दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम एक 4 किलोवाट के ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम की साइजिंग, कंपोनेंट सिलेक्शन और प्राइसिंग के बारे में जानेंगे। पहली बात तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं और उसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आप सबको इस बात की तसल्ली दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप ना सिर्फ अपने लिए एक सही सिस्टम का सिलेक्शन कर पाएंगे, बल्कि आप एक सही सिस्टम की साइजिंग भी कर पाएंगे विथ प्रॉपर कॉस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, इस वाले चैनल पे हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं, तो आप इन सोलर सिस्टम्स के बारे में सोचे ही नहीं बल्कि अपनाए भी, और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड लेटेस्ट और रेगुलर जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और इस 4 किलोवाट ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों की तमन्ना पूरी कर देना चाहूँगा जो सिर्फ इस सिस्टम की प्राइसिंग से ही मतलब रखते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक अच्छा 4 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम विथ प्रॉपर आफ्टर सेल सपोर्ट एंड स्पेसिफिकेशंस अंदाजन 2,40,000 से 2,80,000 रुपये के बीच में बैठ जाना चाहिए। ये रेट्स अंदाजन इसलिए है क्योंकि साइट कंडीशंस भी अलग अलग होती हैं और आप लोगों की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हो सकती हैं, बट ऑन एन एवरेज इतने में सिस्टम बैठ जाना चाहिए। इनफैक्ट बैठने के लिए या सिर्फ बैठाने के लिए आपको इससे भी सस्ता सिस्टम मिल सकता है, बट आपको भी मालूम है कि उसकी क्या कंडीशन होगी और उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन फॉलो किए होंगे। लेकिन मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप इन सिस्टम्स का सिलेक्शन सिर्फ प्राइसिंग के बेसिस पे ना किया कीजिए। क्या है कि और भी चीज़ें इसमें मायने रखती हैं, सिस्टम स्पेसिफिकेशन, गाइडलाइंस, पॉलिसी, प्रोसीजर्स और आफ्टर सेल सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर सेल सपोर्ट की भी कीमत होती है और वो भी इस सिस्टम के लिए ज़रूरी है। अब अगर आप खुद इस सिस्टम की साइजिंग और सिस्टम के कंपोनेंट्स का सिलेक्शन कैसे किया जाता है वो सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो और भी देख लें। तो सबसे पहले हम ये सोलर रूफटॉप सिस्टम के सिंगल लाइन डायग्राम यानी कि SLD को देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सोलर PV एरे है, उसके बाद DC कंबाइनर बॉक्स, DC DB इन्वर्टर, उसके बाद एक सोलर मीटर, AC DB, आपका LT पैनल, एक बाई डायरेक्शनल मीटर और फिर आखिर में आपका ग्रिड, यानी कि जो आपके उधर सप्लाई कर रही है वहाँ का डिस्कॉम का जो ग्रिड होता है वो आखिर में आ जाएगा। अब आगे हम इसमें एक एक कंपोनेंट का सिलेक्शन भी करेंगे और उसकी साइजिंग भी करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर देना चाहूँगा कि जैसा आप ये SLD स्क्रीन पे देख रहे हैं, वैसा ही कुछ SLD यानी कि सिंगल लाइन डायग्राम आपको आपके डिस्कॉम को भी जमा करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सिस्टम लगाने के बाद ऐसा ही कुछ आपको अपने डिस्कॉम को भी बताना होगा और उनके पास ये डायग्राम जमा करनी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, चूँकि ये सिस्टम ग्रिड के साथ इंटरेक्ट करने वाला है या सिंक्रोनाइज करने वाला है, तो सबसे पहले आपको आपके डिस्कॉम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से आपको इस सिस्टम को लगवाने के लिए अप्रूवल लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, बिना अप्रूवल के आप ये सिस्टम मत लगवाइएगा और ना ही आप लगा सकते हैं। फिलहाल मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहले अप्रूवल ले लें, क्योंकि बाद में अप्रूवल मिलने में कुछ कम ज़्यादा हो या आनाकानी हो तो वो एक अलग परेशानी का सबब बन सकता है। और ये जो अप्रूवल है आप खुद भी निकाल सकते हैं या फिर आपके जो वेंडर हैं वो आपके लिए निकलवा के दे सकते हैं। इसमें कुछ फॉर्म्स भरने पड़ेंगे और कुछ इनिशियल एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी पड़ती है। फिलहाल चूँकि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि आप इस सिस्टम की खुद कॉस्टिंग कर पाएंगे, अंदाज़ा एक कॉस्ट निकाल पाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक ऐसा बैलेंस ऑफ क्वांटिटी या बिल ऑफ मटेरियल का एक शीट बना लें। इस शीट में बेसिकली आपने क्या इस्तेमाल किया है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, क्वांटिटी कितनी लगी है, रेट क्या है और उसके बाद उसका टोटल अमाउंट निकल जाएगा। और साथ ही में अगर आप इंस्टॉलेशन कॉस्ट, सिविल वर्क, ट्रांसपोर्टेशन, नेट मीटरिंग का कॉस्ट, AMC भी जोड़ लेंगे, उसके बाद टैक्सेस भी जोड़ लेंगे, तो आपको टोटल कॉस्ट का अंदाज़ा आ जाएगा। अब चलिए अब हम एक एक करके मेन कंपोनेंट्स का सिलेक्शन करते हैं, साइजिंग करते हैं और उसके बाद आप ये बिल ऑफ क्वांटिटी या बिल ऑफ मटेरियल की शीट को खुद भर के अपने सिस्टम का अंदाजन कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम डिज़ाइन करने में आपको उस सिस्टम का दिमाग यानी कि इन्वर्टर का सिलेक्शन करना पड़ता है। ये ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स हैं, आप इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि आप आपका एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को एक ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर में अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। ये जो ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर्स होते हैं ये सेपरेट होते हैं और जो आपके उधर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं वो ऑफलाइन होते हैं या ऑफ ग्रिड सिस्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे ये सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर का सिलेक्शन करना पड़ता है। अब आप इस कंपोनेंट को इस सिस्टम का दिमाग भी मान सकते हैं, क्योंकि यही DC को AC भी करेगा और आपके सिस्टम को ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज भी करेगा, यानी कि जो ग्रिड के साथ लेना देना होता है वो यही संभालेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं,
हर इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर अपना एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की शीट भी देगा। यहाँ पे इस शीट में आपको इनपुट साइड डेटा यानी कि डीसी साइड का इंफॉर्मेशन दे रखा होगा, उसी तरह आउटपुट साइड एफिशिएंसी, प्रोटेक्शन, जनरल डेटा, फीचर्स और सर्टिफिकेशंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखा होगा। तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, आइए वो भी जान लेते हैं। अब चूंकि इस वाली वीडियो में हम एक 4 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, साइजिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक 4 किलोवाट का इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे और उसके पैरामीटर्स देख लेंगे कि भाई इसका मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, स्ट्रिंग्स कितने लगेंगे, एमपीपीटी कितने होते हैं, आउटपुट साइज, एफिशिएंसी, प्रोटेक्शंस, डेटा, ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन इस टेक्निकल डेटा शीट में देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनपुट साइड डीसी की। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम इनपुट पावर इन किलोवाट इज़ 4.8, दैट मीन्स 4800 वाट पीक के मॉड्यूल ये मैक्सिमम ले सकता है। मैक्सिमम ले सकता है एज पर द टेक्निकल डेटा शीट अवेलेबल। बट यहाँ पे एक जनरल थंब रूल ये भी है कि आपका जो सिस्टम कैपेसिटी है या जो इन्वर्टर कैपेसिटी है, आप उसके प्लस या माइनस 15 to 20% तक के मॉड्यूल्स लगा सकते हैं। ये एक थंब रूल है। यहाँ पे आप ये कन्फ्यूजन में मत आइएगा कि ये मैक्सिमम ले सकता है तो इतना देगा भी। आप ये ले सकता है वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये आउटपुट उतना ही देगा जितना इस इन्वर्टर की रेटिंग होगी। जैसे कि हम यहाँ 4 किलोवाट का देख रहे हैं तो ये 4 किलोवाट का ही आउटपुट देगा। और इसी तरह यहाँ पे स्टार्टअप इनपुट वोल्टेज भी दे रखा है और मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज भी दे रखा है, दैट इज़ 120 से लेकर 600। 120 वोल्ट्स मिनिमम है और 600 वोल्ट्स मैक्सिमम है। और एक और पॉइंट देख लेना होता है, मैक्सिमम इनपुट डीसी वोल्टेज रेंज इज दैट इज 100 to 500, यानी कि ये जो पैरामीटर्स हैं इसके बीच में ये ऑपरेट करेगा। या तो आप इसे सिस्टम ऑपरेटिंग वोल्टेज बोल दीजिए या फिर आप इसे विंडो बोल दीजिए। आपको बेसिकली इसके हिसाब से स्ट्रिंग का डिज़ाइन करना है, स्ट्रिंग की साइजिंग करनी है और तब जाके ये इन्वर्टर आपको आउटपुट देगा। अब ये स्ट्रिंग की डिज़ाइनिंग और सिलेक्शन कैसे करना है ये हम आगे जब मॉड्यूल सिलेक्शन करेंगे तब हम देख लेंगे। पहले हम इन्वर्टर सिलेक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पे उसी तरह हम मैक्सिमम इनपुट करंट इन एम्पियर्स ये भी देख लेते हैं। अब चूंकि हम लोग 4 किलोवाट का देख रहे हैं तो यहाँ पे 15 + 15 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आप 15 का एक स्ट्रिंग और 15 का एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। ये देखने से ही ये पता लग जाएगा कि भाई आप यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स बना सकते हैं और उसका जो मैक्सिमम एम्पियर या करंट होना चाहिए वो 15 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और लास्ट में डीसी साइड में देखा जाता है एमपीपीटी नंबर और नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पर एमपीपीटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 एमपीपीटी लगे हुए हैं और ,1 का मतलब ये होता है कि हर एमपीपीटी में आप एक स्ट्रिंग लगा सकते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा 15 + 15 ये एक एक स्ट्रिंग हो गए और यहाँ पे 2 एमपीपीटी हैं और दोनों एमपीपीटी में हम एक एक स्ट्रिंग लगा सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों मैच होते हैं, यहाँ से ये मतलब निकलता है। यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये जो नंबर ऑफ़ एमपीपीटी होते हैं इसके बेसिस पे भी कॉस्टिंग में अच्छा खासा फ़र्क पड़ सकता है या फ़र्क पड़ता है। क्या है कि आपको इस रेंज में 1 एमपीपीटी 1 स्ट्रिंग वाले भी इन्वर्टर मिल सकते हैं और ये नंबर ऑफ़ एमपीपीटी के कारण भी कॉस्टिंग में अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है, आप ये भी देख लीजिएगा। अब आइए उसी तरह आउटपुट साइड डेटा भी देख लेते हैं। ये बेसिकली ये जितने भी आप फिगर्स यहाँ देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड हैं। ये इसलिए स्टैंडर्ड है क्योंकि ये अब चूँकि ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करना है तो आपको ग्रिड के पैरामीटर्स को फॉलो ही करना होगा। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा हेर फेर या फिगर्स में चेंजेस होने की गुंजाइश नहीं होती है। जो भी रहेगा तो वो स्टैंडर्ड ही रहेगा एज पर डिस्कॉम या रेगुलेटरी अथॉरिटी के हिसाब से। यहाँ पे एक ही चीज़ देखनी होती है वो है ऑपरेटिंग फेजेस। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं ये इन्वर्टर सिंगल फेज में है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जनरली 1 से लेकर 5 किलोवाट के जो इन्वर्टर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो सिंगल फेज में ही हैं। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं भले ही आपके उधर जो कनेक्शन 3 फेज में हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपके उधर 3 फेज का कनेक्शन है तब भी आप सिंगल फेज का इन्वर्टर लगा सकते हैं। आपको बस इतना ही ध्यान रखना होता है कि आप जो नेट मीटर लगवाएंगे वो 3 फेज का ही होगा। ये इन्फॉर्मेशन या जो प्रोविज़न की मैं बात कर रहा हूँ आप ये अपने डिस्कॉम की पॉलिसी में भी देख सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं बेस्कॉम की पॉलिसी दिखा रहा हूँ जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 फेज कनेक्शन है आप सिंगल फेज का सिस्टम भी लगवा सकते हैं। यहाँ पे और भी कोई प्रोविजंस हैं, आपके पास जब भी फुर्सत हो आप वो देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे जो 5 किलोवाट का इन्वर्टर होता है वो सिंगल फेज में भी मिलता है और 3 फेज में भी मिलता है और उसकी कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से वेरी करती है। अब आइए दूसरे पैरामीटर्स भी देख लेते हैं, एफिशिएंसी, प्रोटेक्शंस और जनरल डेटा।
तो एफिशिएंसी की अगर बात कर लें तो आज की डेट में जितने भी इन्वर्टर्स ग्रिड टाइड के मिल रहे हैं वो सब 97-98% के हिसाब से मिल रहे हैं, और जो एमपीपीटी एफिशिएंसी होती है वो 99.5% होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उसी तरह बात आती है प्रोटेक्शंस की। अब चूंकि ये ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है तो इसमें कुछ मैंडेटरी प्रोटेक्शन होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस भी होते हैं, जैसे कि डीसी रिवर्स पोलैरिटी, शॉर्ट सर्किट, आउटपुट ओवर वोल्टेज, सर्ज प्रोटेक्शन, आइलैंडिंग प्रोटेक्शन, टेम्परेचर प्रोटेक्शन। अब इनमें से कुछ प्रोटेक्शंस मैंडेटरी होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं। ये आप देख लीजिएगा, आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो गाइडलाइंस के हिसाब से जो डिस्कॉम रिलीज़ करती है उसमें ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि इस इन्वर्टर में क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और उसके क्या प्रोटेक्शन या उसमें क्या फीचर्स होना चाहिए। ये बेसिक फीचर्स हैं। उसके अलावा अगर कोई कुछ दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एडिशनल है, और एडिशनल के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी हो सकते हैं। अब आइए जनरल डेटा देख लेते हैं। जनरल डेटा में जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें बेसिकली आपका डायमेंशन दिया रहता है, वेट दिया रहता है। आप इस सेक्शन को देख के ये डिसीजन ले सकते हैं कि आखिर ये इन्वर्टर लगाना कहाँ है। यहाँ पे एक ही चीज़ बता देना चाहूँगा कि आप ये इन्वर्टर ऐसे किसी कोंटे कापरे में मत लगा दीजिएगा कि कल को जाके उसमें मेंटेनेंस में परेशानी आ जाए। ये कंफर्टेबल जगह पे लगा रहना चाहिए जहाँ पे आप इजीली उसको एक्सेस कर पाएँ, कल को उसको कुछ काम करना पड़े या मेंटेन करना पड़े तो वो कर पाएँ। अब उसी तरह देख लेते हैं फीचर्स की, भाई इस इन्वर्टर में क्या क्या एडिशनल फीचर्स दे रखे हैं। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कई इन्वर्टर्स में डिस्प्ले होता है, कई इन्वर्टर्स में डिस्प्ले नहीं होता, तो वो उसका एक एडिशनल फीचर हुआ। यहाँ पे एक और पॉइंट देखने वाली चीज़ होती है इंटरफेस। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में जो ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनको आप अपने मोबाइल, पीसी या लैपटॉप के ऊपर एक्सेस करके उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और ये चीज़ डिपेंड करता है कि उस इन्वर्टर में क्या इंटरफेस दिया हुआ है। RS485 दिया हुआ है या वाईफाई दिया हुआ है या GPRS दे रखा है, ये आप उसमें देख लीजिएगा। यहाँ पे भी बस एक बात का ध्यान रखिए कि जो एडिशनल फीचर्स हैं उसकी अलग से कीमत भी होती है। अब आइए उसी तरह लास्ट चीज़ देख लेते हैं जो कि है सर्टिफिकेशंस। यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहूँगा कि आप जिस मॉडल का इन्वर्टर सेलेक्ट कर रहे हैं आपको उसी मॉडल का सर्टिफिकेट देखना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही सर्टिफिकेट सारे मॉडल्स पे चल रहा है। यहाँ पे मॉडल वाइज सर्टिफिकेशन होता है। सपोज आपने एक्स मॉडल सेलेक्ट किया तो आपको एक्स मॉडल के ही सर्टिफिकेट्स देखने हैं। यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन जो होते हैं वो IEC सर्टिफिकेशंस होते हैं, और ये जो सर्टिफिकेशन होते हैं जनरली या तो सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं या उनके ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। तो ये सब तो बात होगी कि भाई आपको देखना क्या है, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें आगे काम आएगी इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, वो स्ट्रिंग डिज़ाइन करने के लिए, तो वो है इनपुट साइड DC। तो ये वाले जो पैरामीटर्स हैं, स्टार्टअप करंट, मैक्सिमम करंट, स्ट्रिंग्स कितने के होनी चाहिए, MPPT कितने होनी चाहिए, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब इस तरह इन्वर्टर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिखाया या बताया, इसके बेसिस पे आप अपने लिए एक सही इन्वर्टर का सिलेक्शन भी कर पाएंगे और एक कीमत का भी अंदाज़ा निकाल सकते हैं। ये कीमत का अंदाज़ा आज की डेट में आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, और जो फीचर्स मैंने आपको दिखाए या बताए उसके हिसाब से अंदाजन इसकी कॉस्ट 40,000 से 50,000 के बीच में होनी चाहिए। अब अगर आपको पॉलिसी, प्रोसेस, गाइडलाइंस, स्पेसिफिकेशंस के बारे में और भी अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट सोलर इज़ आवर पैशन पे भी जाके इसे निकाल सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ किताबें और मैनुअल्स भी मिलेंगी जिसे लेके आप अपने लिए एक सिस्टम का असेंबली भी सीख सकते हैं। अब आइए इस सिस्टम का सेकंड मोस्ट कंपोनेंट जो कि है मॉड्यूल, इसका साइजिंग, सिलेक्शन और डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं मॉड्यूल से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देना चाहूँगा। हर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर अपने मॉड्यूल का डेटा शीट भी देगा, आप इसे अपने डीलर से भी मांग सकते हैं। इनफैक्ट ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, गूगल करके आप पा सकते हैं। और उसी तरह हर मॉड्यूल जो आप खरीदेंगे उसके पीछे उसका एक सर्टिफिकेट जुड़ा होगा जिस पे एक IV कर्व और उसके आउटपुट का पूरा डेटा दिया होता है। अब आप मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल खरीदिए, मल्टीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल खरीदिए, मोनोपर्क मॉड्यूल खरीदिए या कट सेल्स वाले मॉड्यूल खरीदिए, जो भी आप खरीदना चाहें वो आप खरीद सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें 72 सेल्स हो, और हाँ अगर कट सेल्स हो तो 72 मल्टीप्लाइड बाई 2 144 सेल्स होने चाहिए। यहाँ पे जो रेट्स हैं वो डिपेंड करता है एफिशिएंसी, क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर। आप कितने मॉड्यूल्स किस एफिशिएंसी के और किस मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं ये सब उस पर डिपेंड करता है। और हाँ, आज की डेट में मार्केट में आपने देखा होगा कि A क्वालिटी, B क्वालिटी और C क्वालिटी के भी मॉड्यूल्स मिल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर सही मॉड्यूल्स का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप इंडस्ट्री के कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको फॉलो कीजिए। इंडस्ट्री में टायर 1 मैन्युफैक्चरर्स भी हैं और उनका इन्फॉर्मेशन आप गूगल के ऊपर जाके देख सकते हैं।
ये जो टायर 1 मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, आप पहली बात तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं और इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स या मॉड्यूल के ऊपर भी भरोसा कर सकते हैं। इनके जो बनाए हुए मॉड्यूल्स होते हैं उनकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस पे आप भरोसा कर सकते हैं। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ टायर 1 मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनका मटेरियल आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो ABC क्वालिटी का जो चक्कर है, आप इससे बच जाएंगे। अब आइए हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और ये 4 किलोवाट के लिए मॉड्यूल का सिलेक्शन और साइजिंग भी करते हैं। अब चूंकि हमें एक 4 किलोवाट का सिस्टम डिज़ाइन करना है, यानी कि हमें 4000 वाट पीक के मॉड्यूल्स लगेंगे, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि भाई हमें कितने मॉड्यूल्स चाहिए, नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स कितने चाहिए। आज की डेट में तो 300 वाट पीक से लेकर 400 वाट पीक तक के मॉड्यूल अवेलेबल हैं, बट हम इस एग्जाम्पल के लिए 330 वाट पीक का मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं, वो भी 72 सेल्स वाला। तो जैसा कि हमें 4000 वाट पीक के मॉड्यूल्स चाहिए और हमारे पास जो अवेलेबल मॉड्यूल है वो 330 वाट पीक का है, तो अगर हम 4000 को 330 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स का पता लग जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम 12 मॉड्यूल 330 के इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाता है 3960, यानी कि 3960 वाट पीक का ये एरे बनता है। और उसी तरह अगर हम 13 मॉड्यूल्स लेते हैं 330 वाट पीक के, तो वो हो जाता है 4290 वाट पीक। इसमें आपको एक ही सजेशन करूंगा कि आप हायर साइड में देखिए, आप 13 मॉड्यूल्स का स्ट्रिंग बनाइए जिसका आउटपुट हो जाएगा 4290। और ये चीज़ हमने इन्वर्टर सिलेक्शन के टाइम में भी देखा था कि इन्वर्टर की कैपेसिटी का ±15 या 20% तक हम मॉड्यूल्स लगा सकते हैं। तो ये जो 4290 है ये परफेक्टली बैठेगा, आपको इसे ही सेलेक्ट करना चाहिए। लोअर साइड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट लोअर का आउटपुट भी उसी हिसाब से लोअर साइड ही आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगा कि आप जो भी मॉड्यूल सेलेक्ट कर रहे हैं, सपोज 300, 330, ये जितना भी चीज़ लिखा होता है ये अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस में ही लिखा रहता है। ये आउटपुट आपको स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में ही मिलेगा। इसका मतलब साफ साफ ये निकलता है कि अगर ये स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन होंगे तभी इतना आउटपुट निकलेगा, जो कि आज की डेट में प्रैक्टिकली बहुत ही कम पॉसिबल है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको देना चाहूँगा कि आपने अगर 2 व्हीलर्स में भी देखा होगा तो वहाँ पे भी साफ साफ लिखा रहता है कि 1 लीटर विल गिव यू एन एवरेज ऑफ 100 किलोमीटर, मतलब कि 1 लीटर पेट्रोल में आपका वो 2 व्हीलर 100 किलोमीटर की एवरेज देगा। बट फ्रैंकली आप भी जानते हैं कि 100 किलोमीटर की एवरेज कभी आपको मिलती है क्या? तो उसी तरह मॉड्यूल्स में भी होता है या और भी कई चीज़ों में होता है जहाँ पे स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस के ऊपर इनकी परफॉर्मेंस लिखी रहती है। अब हमें नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स का पता लग गया है जो कि है 13। अब आ जाइए, हमें इसका स्ट्रिंग डिज़ाइन करना है। उससे पहले हमें इसका टेक्निकल डेटा शीट देखना होता है। अब जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, हर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर ऐसा टेक्निकल डेटा शीट अपने मॉड्यूल्स का देता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डेटा, डायमेंशंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंसीज, मैकेनिकल डेटा, IV कर्व, वारंटीज़ एंड सर्टिफिकेट्स, परफॉर्मेंस वारंटी, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमने मॉड्यूल सेलेक्ट किया 330 वाट पीक का, उसका VMP और VOC कितना है। साथ ही में उसका करंट भी देखेंगे और इसके बेसिस पे अपने स्ट्रिंग का डिज़ाइन करेंगे। अब जैसा कि हम इस टेक्निकल डेटा शीट में देख सकते हैं, ये जो 330 वाट पीक का मॉड्यूल है उसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 46.3 वोल्ट्स है और उसी तरह उसका VMP 38 वोल्ट्स है। और इसी तरह इस मॉड्यूल का जो मैक्सिमम करंट जो कि एम्पियर्स में मिलता है वो है 8.7। अब हम इन मॉड्यूल्स को सीरीज़ में ज्वाइन करेंगे और इनका स्ट्रिंग बनाएंगे। यहाँ पे आशा करता हूँ कि आपको ये तो मालूम होगा कि भाई सीरीज़ में जोड़ने से क्या होता है और पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है। सीरीज़ में अगर जोड़ते हैं तो वोल्टेज ऐड होता है और करंट सेम रहता है। अब चूंकि हम यहाँ पे 13 मॉड्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम 13 के 13 मॉड्यूल्स एक ही साथ सीरीज़ में जोड़ दें या फिर हम 6+7 का 2 सीरीज़ बनाएं। ये जो 13 को एक सीरीज़ में जोड़ने की बात मैं कर रहा हूँ, ये सिचुएशन तब आएगी जब आपके इन्वर्टर में एक MPPT और एक स्ट्रिंग जोड़ने की कैपेसिटी हो या उतने का ही प्रोविज़न हो, तब ये कैलकुलेशन उसके लिए होगा। उस वक्त जो अगर आप VOC की कैलकुलेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 13 × 46.3, दैट कम्स टू 601.9। और वहीं अगर VMP की बात करेंगे तो 13 × 38, दैट कम्स टू 456 वोल्ट्स, ये उस रेंज में आएगा। तो अगर आपका जो इन्वर्टर का ऑपरेटिंग वोल्टेज इसको मैच करता है तो आप एक स्ट्रिंग में भी काम कर सकते हैं। फिलहाल जो हमने इन्वर्टर सेलेक्ट किया उसमें 2 MPPT थे और उसमें हर MPPT में एक एक स्ट्रिंग लगाने की प्रोविज़न था और उस MPPT का जो मैक्सिमम करंट है वो 15 दिया हुआ था। 15 + 15 अगर आपको याद हो, मैंने शुरुआत में दिखाया था, 2 स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम 6 का एक स्ट्रिंग बनाएंगे, 7 का एक स्ट्रिंग बनाएंगे। अब चूंकि हम यहाँ पे 2 स्ट्रिंग बना रहे हैं तो दोनों का आउटपुट भी होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। 6 मॉड्यूल्स के अगर स्ट्रिंग का हम VOC अगर देखते हैं
तो वो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 46.3 दैट कम्स टू 277.8। और वहीं अगर हम 6 मॉड्यूल्स का VMP देखते हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 38 हो जाएगा 228 वोल्ट्स। और उसी तरह हम 7 मॉड्यूल्स के स्ट्रिंग का भी VOC और VMP देख लेते हैं तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 46.3 हो जाता है 324.1। और वहीं पे अगर हम VMP कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 38 दैट कम्स टू 226 वोल्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितना भी आउटपुट निकला है इस स्ट्रिंग का, ये पैरामीटर्स आपके इन्वर्टर के ऑपरेटिंग वोल्टेज से मैच करते हैं। जैसा हमने शुरुआत में इन्वर्टर सिलेक्शन के वक्त देखा था कि वहाँ पे जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 100 to 500 है, तो ये जो आउटपुट निकला है हमारे स्ट्रिंग्स का ये उसे मैच करता है। अब इन मॉड्यूल्स को हम सीरीज में जोड़ेंगे, यानी कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, तो ऐसा ये टोटल सीरीज बन जाएगा और हमें मिलेगा एक पॉजिटिव वायर और एक नेगेटिव वायर। यहाँ से जो वायर निकलेगी वो जाएगी आपके MPPT में। और हमने इन्वर्टर सेलेक्ट करते वक्त पहले ही देख लिया था कि वहाँ पे 2 MPPTs हैं और हर MPPT में एक एक स्ट्रिंग लगाने का प्रोविज़न है। तो ये जो स्ट्रिंग बनेगा 6 मॉड्यूल्स का और 7 मॉड्यूल्स का, ये एक एक स्ट्रिंग एक एक MPPT के इनपुट में चले जाएगा। बट उससे पहले आएगा एक स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स या DCDB। आज की डेट में स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स और DCDB एक साथ भी मिलते हैं और अलग अलग भी मिलते हैं, आप जैसा चाहें वैसा आपको मिल जाएगा। बट इसका मेन काम होता है आपके सिस्टम को DC साइड से प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको भी मालूम होगा कि DC साइड से भी कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं, कुछ सर्ज होते हैं, जिससे सिस्टम को बचाना होता है। आज की डेट में कई मैन्युफैक्चरर्स DCDB को इनबिल्ट ही देते हैं, बट एक चीज़ बाहर रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्या है कि कल को आपको कुछ डिस्कनेक्ट करना है, मॉड्यूल्स को सिस्टम के साथ डिस्कनेक्ट करना है, तो आप बार बार थोड़ा ना इन्वर्टर को जाके खोलते बैठेंगे। और अगर वो प्रोविज़न अलग से रहे, प्रॉपर DCDB में रहे, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। DCDB में बेसिकली एक आपका SPD होता है, एक आपका DC MCB होता है और एक अर्थिंग के लिए लाइन भी होती है। SPD मतलब कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, और ये जो MCB होता है उससे आप सिस्टम को कट ऑफ भी कर सकते हैं और यहीं से एक अर्थिंग का भी प्रोविज़न भी निकलता है। अब ये जो 2 स्ट्रिंग्स हमने बनाए, इसके 2 वायर्स निकलेंगे जो कि DCDB से होते हुए इन्वर्टर में जाएंगे। तो अभी तक आपने इन्वर्टर का सिलेक्शन और मॉड्यूल का सिलेक्शन देख लिया और कैसे स्ट्रिंग्स बनाए जाते हैं वो भी देख लिया। अब ले लेते हैं मॉड्यूल प्राइसिंग का पॉइंट। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया था कि मॉड्यूल प्राइसिंग डिपेंड करता है क्वांटिटी, क्वालिटी और एफिशिएंसी पे। जी हाँ, क्वांटिटी आप कितना ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि आपको वो मॉड्यूल कितने रुपए में मिलेगा। इनफैक्ट आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज की डेट में जो मॉड्यूल प्राइसिंग चल रही है वो 22 रुपये पर वॉट से लेकर 25 रुपये पर वॉट के बीच में मिल रही है। फिलहाल ये मॉड्यूल के रेट्स और ये DCDB के रेट्स भी आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। गूगल पे जाके आप मॉड्यूल्स के अंदाजन रेट तो निकाल सकते हैं, बट आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप ये पूरा सिस्टम ले रहे हैं तो आप अपने नियरेस्ट वेंडर के साथ कांटेक्ट करें, कोऑर्डिनेट करें और उनसे ही ये सिस्टम बिठाएं। क्या है कि उनको लोकल पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के बारे में जानकारी भी होगी। तो ये थे सिस्टम के 2 मेजर कंपोनेंट्स जिसकी साइजिंग और सिलेक्शन आपने अभी तक सीखा। अब उसी तरह इस सिस्टम में लगने वाले स्ट्रक्चर, AC वायरिंग, DC वायरिंग, ACDB, LA और नेट मीटरिंग को भी देख लेते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन सारे पार्ट्स के स्पेसिफिकेशन भी आपके डिस्कॉम की गाइडलाइंस में मिल जाएंगे। अब बात आती है स्ट्रक्चर की। जी हाँ दोस्तों, ये भी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। यहाँ पे कई लोग ये सोचते हैं कि भाई स्ट्रक्चर में क्या सोचना है, ये तो एक बिल्डर का काम है। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस स्ट्रक्चर के लिए भी कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस और कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी सिस्टम की लाइफ भी बनी रहेगी। फिलहाल ये स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने A से लेकर Z तक सारी चीज़ें बता रखी हैं। कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, कॉस्टिंग क्या होगी, मेटल कौन सा होगा, मेटल की साइज़ क्या होगी और उस सिस्टम में बारीक बारीक चीज़ें क्या देखनी होती है, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। आप ये वीडियो जब भी आपके पास समय हो या फुर्सत हो आप इसको देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं AC वायरिंग और DC वायरिंग के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। पहली बात तो ये बता दूं कि दोनों सेपरेट वायरिंग होती है और उनके स्पेसिफिकेशंस भी अलग होते हैं। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि जो DC साइड की वायरिंग होगी वो आपके छत के ऊपर रहेगी, वहाँ पे धूप, बरसात, हवा, पानी सब कुछ होगा और उसी लिए उसकी स्पेसिफिकेशंस भी अलग होती हैं। अब चूंकि स्पेसिफिकेशंस और क्वालिटी अलग होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कॉस्टिंग भी अलग होगी। एज़ कम्पेयर टू AC वायरिंग, DC वायरिंग थोड़ी सी महंगी होती है। अब ये कितना लगेगा, कैसे लगेगा, ये सब डिपेंड करता है आपकी साइट कंडीशंस और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे भी आपको कुछ बता देता हूँ कि वायरिंग करते वक्त या तो आप कॉन्ड्यूट या ट्रे का इस्तेमाल करें।
ये वायर्स को लटकता हुआ और झूलता हुआ मत छोड़िएगा। अब जो दूसरा कंपोनेंट आ जाता है वो है ACDB। जी हाँ दोस्तों, ये AC साइड से जो भी सर्ज होते हैं उससे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। सेम यहाँ से भी आप सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी एक SPD होता है और एक ACMCB होता है, और साथ में यहाँ से एक अर्थिंग का भी प्रोविजन निकलता है। आपको ही मालूम होगा कि जितने भी ये जो मोस्ट ऑफ द फ्लक्चुएशंस होते हैं ग्रिड की तरफ से वो AC साइड से ही आते हैं, और AC साइड से आप अपने सिस्टम को बचाना चाहते हैं तो आपको ACDB की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। ये जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स या प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जैसे कि ACDB, LA या DCDB, इनकी जो मैं बातें कर रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट हैं। क्या है कि अगर सिस्टम में कुछ भी फॉल्ट होता है और उसके कारण इन्वर्टर ख़राब हो जाता है और आप उसे वारंटी में क्लेम करने जाते हैं, तो वारंटी क्लेम करते वक्त इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स को मालूम होता है कि भाई ये फॉल्ट या ये प्रॉब्लम किस लिए आई होगी, और तब आपको ये वारंटी क्लेम्स करने में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि आप इस दिक्कत में ना पड़ें और अपने सिस्टम को सही में प्रोटेक्ट करें। आप इन जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं या जो पार्ट्स हैं इनको नेग्लेक्ट ना करें, प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस के साथ या गाइडेंस के साथ इनको भी लगाएं। अभी तक आपने जितने भी कंपोनेंट्स देखे या जो उनकी वायरिंग करके आपने ACDB तक लाया, उसके बाद आ जाता है आपका LT पैनल और नेट मीटर। यहाँ पे सोलर मीटर की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये कुछ स्टेट्स में कंपलसरी है और कुछ स्टेट्स में कंपलसरी नहीं है। ये चीज़ आप अपने लोकल डिस्कॉम की गाइडलाइंस में देख लीजिएगा। अगर वहाँ पे कंपलसरी है तो आपको एक सोलर मीटर भी लगाना पड़ेगा। सोलर मीटर बेसिकली आपका जितना भी जनरेशन हो रहा है उसे वो रीड कर रहा है, और ये जो नेट मीटर होता है ये आपके एग्जिस्टिंग मीटर को रिप्लेस करके लगाया जाता है। आपके पास जो एग्जिस्टिंग मीटर है उसकी जगह पे ये नया वाला मीटर बैठ जाएगा, और यही वो मीटर है जो आपका लेना देना सब कुछ नोट करेगा। ये मीटर बेसिकली एक बाई डायरेक्शनल मीटर होता है। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का पता लग सकता है, और इसी नेट मीटर के रीडिंग के बेसिस के ऊपर आपका बिल जनरेट होगा। बिल में आपको देखने को मिलेगा आपका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और बैंकिंग। अब ये बिलिंग कैसे होती है इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने पूरे साल की बिलिंग कैसे होगी और कैसे इंपोर्ट होगा, क्या कैरी फॉरवर्ड होगा, कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, और लास्ट में क्या आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। उसमें भी मैंने A to Z पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अब चलिए हम वो एक्सेल शीट जो हमने शुरुआत में बनाई थी उसको हम पूरा कर लेते हैं और इस सिस्टम की पूरी कॉस्टिंग निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने सोलर पैनल्स यानी कि सोलर मॉड्यूल्स का सिलेक्शन किया, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर, ACDB, वाईफाई, DC केबल, AC केबल सब कुछ हमने निकाल लिया, और जो उसका अंदाजन कॉस्ट हो जाता है 2,29,350 रुपीज़। उसके बाद हम लोग इसमें जोड़ते हैं इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, सिविल वर्क, ट्रांसपोर्टेशन, नेट मीटरिंग, AMC। ये सब जोड़ने के बाद जो टोटल कॉस्ट आ जाता है वो है 2,64,350 रुपीज़। उस पर हम GST और टैक्सेस जोड़ेंगे। उसके बाद जो फाइनल कॉस्ट निकलता है वो है 2,87,877 रुपीज़। तो दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था आपको ये टोटल सिस्टम 2,40,000 से लेकर 2,60,000 के बीच में बैठ जाएगा। तो ये कॉस्टिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मुझे यकीन है कि आपके मन में ये क्वेश्चन भी उठ गया होगा कि भाई इतना तो सिस्टम का कॉस्ट है तो इस पर क्या सब्सिडी मिलती है। तो दोस्तों सब्सिडी किसको मिलती है, कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, कब मिलती है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने सब्सिडी वाले वीडियो में दे रखा है। वहाँ पे मैंने A to Z पूरा समझा रखा है कि भाई ये सब्सिडी किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है। आपके पास जब भी समय हो या फुर्सत हो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप अपने स्टेट की पॉलिसी, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट सोलर इज़ आवर पैशन के ऊपर जाके ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने इस वेबसाइट पे एक मैप भी इंटीग्रेट कर रखा है, और आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट को क्लिक कीजिए, आपके सामने उस स्टेट का इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास अवेलेबल है वो उपलब्ध हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप हमारी टीम द्वारा लिखी हुई कुछ बेसिक मैनुअल्स और या किताबें चाहते हैं तो आप वो भी वहाँ से ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के मैनुअल्स भी मिल जाएंगे। आप इन मैनुअल्स को पढ़ के खुद अपने लिए एक सिस्टम का सिलेक्शन या असेंबली भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है या क्वेश्चंस हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर आप हमें थर्सडे को हमारी लाइव इवेंट में जुड़ के अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम हर थर्सडे को शाम को 6 बजे अपने ही इस यूट्यूब चैनल सोलर इज माय पैशन के ऊपर लाइव सेशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस का ही आंसर दिया जाता है, या फिर जो आप लाइव क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर दिया जाता है। आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी।
अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। आपका इतना सहयोग हमें सोलर एनर्जी को प्रमोट करने में बहुत काम आएगा। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।